सभी 12 लोगों के DCS से आज हमारा किसी मीटिंग बुलाकर उनको जैसे हमने 4 से पहले करी थी हमारी सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने कि आप लोग वहाँ पर सफाई व्यवस्था उसको 12 जोन में चिन्हित करें 312 हमने मार्केट या बाजार चिन्हित किए वेट वसूली की वही बोल रहे हैं कि और भी इसको ऑन करना है स्टार्ट सभी मीडिया कर्मी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज हमने सभी 12 जोन के डीसीस के साथ अधिकारी मीटिंग बुलाई उन्हें, और आज हमने उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पहली बार चांदनी चौक बाजार में रात में सफाई करने का जो नियम बनाया था, उसी की तर्ज पर हम सभी 12 जोन में जो हमारे मार्केट्स हैं, जिसमें हमने 312 मार्केट को चिन्हित किया है, और 312 मार्केट में रोजाना डेली नाइट में साफ सफाई करी जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक डीसी को यह ऑर्डर दिया है कि वहां पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे, और वो नोडल ऑफिसर की निगरानी में सारी वहां की साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाएगी। और वो नोडल ऑफिसर जो प्रत्येक मार्केट में जो हमारे प्रधान हैं, जो हमारी आरडब्ल्यू हैं, उनको भी अपना वो नंबर प्रोवाइड कराएंगे और उनका भी वो नंबर लेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत आएगी वहां के प्रधानों को तो वो नोडल ऑफिसर को बोल के वहां उनको दुरुस्त करेंगे जो भी वहां की असुविधा होगी। तो मेरा भी यही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो उनका विजन था कि दिल्ली को एक साफ और सुंदर और एक स्वच्छ बनाया जाएगा, तो उसी विजन को लेते हुए सभी 312 मार्केटों में रोजाना नाइट में साफ सफाई करवाई जाएगी। और मेरा भी ये दिल्ली वासियों से ये अपील है कि वो भी इस मार्केट की साफ सफाई में हमारा सहयोग देंगे, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी ठीक नहीं है। तो आप पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है, यही मेरा निर्देश आदेश है। धन्यवाद। सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि माननीय महापौर महोदय ने बताया कि आज सभी हमारे 12 जोन के जो उपायुक्त महोदय हैं उनके साथ मीटिंग ली गई और उनको सख्त निर्देश दिए गए कि दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास करें। उसी में 12 जोन में 312 मार्केट चिन्हित की गई, जिनमें रात को स्वीपिंग की जाएगी, सफाई व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए हर वार्ड लेवल पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए। हर मार्केट जो चिन्हित की गई है 312 जोन में है अभी प्रथम चरण में, उसमें हर मार्केट पर एक बोर्ड लगाया जाए जिस पर नोडल ऑफिसर का नाम और नंबर, सफाई कर्मचारी का नाम और नंबर होना चाहिए। इन्हीं बातों को देखते हुए आज हमारी तरफ से सख्त निर्देश दिए गए कि दिल्ली में साफ सफाई पर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं के माध्यम से दिल्ली की जनता से भी अपील करता हूं कि दिल्ली को साफ और सुथरा बनाने में वो अपना सहयोग करें। धन्यवाद। इसमें जो सबसे हमारी बड़ी मार्केट करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, रजौरी गार्डन और जो जितनी अनेक जो बड़ी बड़ी मार्केट हैं, और हर जोनों में जैसे किसी जोन में 12 मार्केट हैं, किसी जोन में 7 मार्केट हैं, किसी में 5 हैं, तो इसका टोटल जो करा है वो हमने 312 मार्केट का चिन्हित किया है। और सभी मार्केटों में जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो देखी जाएगी पूरी।
दिल्ली के तिलक नगर से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची का बार बार बलात्कार किया गया। ये हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में अपराधियों के, महिलाओं के साथ गलत काम करने वालों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मजाक हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली में बना हुआ है। अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है, बलात्कारियों के मन में कोई डर नहीं है। 7 साल की छोटी सी बच्ची के साथ भला कोई कैसे बलात्कार कर सकता है? लेकिन दिल्ली में इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। कानून व्यवस्था को ठीक करने में भारतीय जनता पार्टी की, गृह मंत्री जी की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, कि दिल्ली में अब चुनाव खत्म हो गया है। गाली गलौज की राजनीति आपने चुनाव से पहले जितनी करनी थी कर ली। अब तो गाली गलौज की अपनी आदतों को बदल के कुछ काम कर लीजिए। दिल्ली के लोगों ने कानून व्यवस्था आपको पहले से दे रखी है। दिल्ली के बलात्कारियों के अंदर कानून व्यवस्था का खौफ पैदा करिए। दिल्ली के अपराधियों के अंदर कानून व्यवस्था का खौफ पैदा करिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बलात्कारियों को पता है, अपराधियों को पता है कि जिनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी, और अब तो सारी जिम्मेदारी दी है और चीजों की भी, उनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। उनके नेता जब भी बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं। उनके नेता जब भी कुछ बोलते हैं केजरीवाल जी के बारे में गाली गलौज करते रहते हैं। तो मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अब जबकि चुनाव भी खत्म हो गया है दिल्ली का, ध्यान दीजिए इस बात पे। दिल्ली से पहले तो आपको कोई कुछ पूछता था, भाई दिल्ली में कानून व्यवस्था क्यों खराब है? आपसे कानून व्यवस्था तो ठीक हो नहीं रही थी। आप इधर उधर की बात करके केजरीवाल जी को गाली गलौज करते थे। अब केजरीवाल जी को गाली गलौज देने से काम नहीं चलेगा। चुनाव खत्म हो चुका है, वापस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आइए। आप काम करिए दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों ने पहले भी आपको 7 सांसद दिए थे। बलात्कारियों के मन में, अपराधियों के मन में कोई खौफ पैदा करिए। मैं यही कहना चाहता हूं। साथ साथ आज हमारे तिलक नगर से विधायक श्री जर्नैल सिंह जी भी सुबह उसमें थे। लोग बहुत नाराज हैं, परेशान हैं इस बात को लेके। मैं कहूंगा वो भी थोड़ा सा उस पर अपना बयान रखें। जी धन्यवाद सर। तिलक नगर क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर दिल दुखी भी है और रोष में भी है कि क्यों दिल्ली के अंदर ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय रोकने में नाकाम है। चेन स्नेचिंग, स्कूटी चोरी, गाड़ी चोरी, ये तो बहुत ऐसी बात होगी जिनको लोग काउंट ही नहीं करते। दिल्ली में आजकल फिरौती, मर्डर और रेप इतना कॉमन हो चुका और हमारी पुलिस इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम है। इलाके के लोगों के अंदर, दिल्ली के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है कि हर दिन बद से बदतर होती इस कानून व्यवस्था का अल्टीमेटली क्या बनेगा। और दिल्ली के लोगों को हमें आश्वासन देना चाहते हैं कि इस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई में हम हर इसको सोल्व करने तक उनके साथ खड़े रहेंगे। और आशा करते हैं अपनी न्यायपालिका से कि दोषियों को सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा मिले। और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने का मैंने लोगों से निवेदन किया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिले। सर, आज बीजेपी की लेजिस्लेटिव मीटिंग हो रही है, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है, मुख्यमंत्री का नाम आएगा। क्या बड़ा आश्चर्य है कि इतने दिन लग गए उनको एक नेता चुनने में। अभी भी चुनाए कि नहीं चुना पता नहीं। अपने विधायकों पे उनको भरोसा है कि नहीं है। इसीलिए तो उनको न दिल्ली के स्कूल अस्पतालों की चिंता है, ना दिल्ली के बिजली पानी की चिंता है। पावर कट लगने लगे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तो ठीक है, वो तो उनको चुनाव जीते हैं तो जो भी करना करें। न्योता आया है क्या मनीष जी? आप लोग को न्योता आया है? जाएंगे आप लोग वो सेरेमनी? नहीं, मेरे पास आतिशी और केजरीवाल को न्योता आया सर, तो जाएंगे? पहले जिसको मुख्यमंत्री बनना है उसको तो आ जाए ना। ये बैठ के बोल
पूछा हक तो जवाब नहीं था, बस भाषण, पोस्टर और विज्ञापन की बरसात रही थी। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में महाकुंभ 2025 का जिक्र किया था। वास्तव में यह महाकुंभ आस्था के नाम पर अव्यवस्था का महापर्व बन गया है। तथाकथित भव्य और ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 की असली तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसे सरकार ने जनता के पैसे से प्रसारित किया है, लेकिन जनता के लिए विनाशकारी बना दिया है। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, डिजिटल कुंभ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ गंगा, सुरक्षित आयोजन, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार का महाकुंभ अवस्थाओं और भ्रष्टाचार ढकोसलाने का महा उदाहरण बन गया है। इस सरकार के लिए गंगा सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बन गई। जितना चमका सकते हैं चमका दो, असलियत कोई न कोई देखे। करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन गंगा का पानी आज भी आचमन योग्य नहीं है। यह तो आ गया है, आपने देख ही लिया है CPCB के रिपोर्ट। CPCB ये केंद्र की रिपोर्ट है, ये तो केंद्र की रिपोर्ट है। करोड़ों बहा दिए, लेकिन गंगा का पानी आज भी आचमन योग्य नहीं है। सरकार ने डिजिटल और हाईटेक शब्दों को जादुई मंत्र बना दिया है ताकि हर कुप्रबंधन को छुपाया जा सके। सरकार को लगता है कि कैमरे लगाने से कुप्रबंधन छिप जाएगा, लेकिन यह तकनीकी नहीं बल्कि सरकार की नाकामी की CCTV फुटेज है। इस महाकुंभ 2005 में सरकार के हिसाब से श्रद्धालु जाएं भाड़ में, कमीशन खोर बन गए करोड़पति। VIP टेंटों में AC और विदेशी सुविधाएं और आम लोगों के लिए टूटी सड़कों पर रात गुजारने की मजबूरी। इस सरकार में कुंभ का असली दर्शन यह है कि भक्तों को धक्के मिले और ठेकेदारों को चेक मिले। इससे सिद्ध होता है कि इस सरकार के असली धन प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट है। मतलब श्रद्धालु परेशान रहें, लेकिन सरकार का प्रचार चलता रहे। महाकुंभ 2025 में सरकार ने हर जगह अपनी नाकामी की गंगा बहा दी। श्रद्धालुओं के लिए इससे सिर्फ संघर्ष और परेशानी आई है। यही सरकार धर्म के नाम पर सिर्फ घोषणाओं का स्नान करा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अगर चाहती है कि जनता उनके झूठे प्रचार पर विश्वास करे, तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा, गंगा जल हाथ में ले ले और सच बोले। प्रदेश के किसान लगातार संकट में हैं। उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बिजली संकट और सिंचाई की समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन अभिभाषण में किसानों की तकलीफों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। सरकार की कथित किसान हितैषी नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं। प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। व्यापारी और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस गंभीर समस्या का नजरअंदाज किया गया है। सपने दिखाए थे सोने के महलों के, हकीकत टूटी झोपड़ी भी चली गई। डबल इंजन का नारा दिया था, पर ट्रैक पर ही पटरियां पड़ी रह गई। आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। योजनाओं की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सरकार के पास इस पर नियंत्रण करने की कोई ठोस नीति नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई की मार झेल रहे हैं, लेकिन अभिभाषण में इस पर कोई ठोस बात नहीं की गई। बातों से पेट नहीं भरता, न चाहिए रोटी और काम। सरकार को यह समझना होगा, वरना छोड़नी होगी कुर्सी की सांस। राज्यपाल का यह अभिभाषण जनता की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास मात्र है। सरकार को चाहिए कि वह जमीनी हकीकत को स्वीकार करे और वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे। प्रदेश की जनता जाग चुकी है और इस गुमराह नहीं किया जा सकता है।
यह सरकार अगर नीतियों में सुधार नहीं करती है तो आने वाले समय में जनता इसका उचित जवाब देगी। जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप उनके जीवन में सुधार लाएं, लेकिन आपने सिर्फ प्रचार पर पैसा बहाया। समाजवादी पार्टी की सरकार अब आएगी तब फिर से विकास का पहिया दौड़ेगा और हर गांव, गरीब किसान और युवाओं का उसका हक मिलेगा। जनता का फैसला जल्द आएगा, फिर से समाजवाद लौट के आएगा। जिन्होंने गरीबों को ठगा है उनका ताज खुद ही गिर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय जो हमने सुझाव दिए हैं उनको जोड़ा जाए, उन पर अमल किया जाए। चौथे नंबर बा डिजिटल कुंभ पे भी प्रश्न खड़ा हो रहे थे और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है। दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड फॉर मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर, मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसलिए महोदय, जो भी ये आयोजन प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उस पूरे आयोजन के प्रति प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेशवासियों का सहयोग है। स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत
लोगों को कठिनाई जरूर हो रही होगी, लेकिन वे आनंदित भी हो रहे हैं। अतिथि भी आ रहे हैं और देश और दुनिया को देखने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। नहीं कर रहे भाई, आप इधर आ जाओ। आज 11:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 7 घंटे तक ये बैठक चली। सारे प्रभारी और इंचार्ज एआईसीसी के मौजूद थे और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की, राहुल गांधी जी और सभी प्रभारी और इंचार्ज मौजूद थे। कई विषयों पर चर्चा हुई, खास तौर से 26 दिसंबर 2024 को बेलगावी में जो नव सत्याग्रह बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस पर जो फॉलोअप कार्रवाई करनी है उस पर चर्चा हुई है। मऊ में हमारी जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली हुआ था 26 जनवरी को, और अभी 1 साल के लिए संविधान बचाओ राष्ट्रीय यात्रा हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, हर एक प्रखंड में निकाला जाएगा, उस पर चर्चा हुई है। अप्रैल के पहले 10 दिनों में गुजरात में एआईसीसी का अगला अधिवेशन होगा, उस पर भी चर्चा हुई। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं, मिसाल के तौर से चुनाव आयोग को कमज़ोर किया जा रहा है, आक्रमण हो रहा है बीजेपी द्वारा, उस पर काफ़ी लंबी बात हुई और ये बात सब ने माना कि चुनाव आयोग का प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि इलेक्टरल रोल जो है वो राजनीतिक पार्टियों को मिलना चाहिए और जिस रूप में मिलना चाहिए ताकि उस पर विश्लेषण कर सके। बहुत लोगों के मन में ये आशंका है कि ये फर्जी रोल है। कई लाखों नाम हर एक राज्यों में या जोड़े जाते हैं या निकाले जाते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो चुनाव होते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और चुनाव आयोग, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ही चलते हैं। ये संविधान पर एक आक्रमण है, संविधान का अपमान है। तो ऐसे कई मुद्दे थे। संगठन बेलगावी में हमने यह तय किया था कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। संगठन सृजन कार्यक्रम की घोषणा हमने की थी और उसको लेकर हमारे करीब 800 डीसीसी जो हैं उसको हम और ज़्यादा मजबूत करें, उस पर कई सुझाव आए और इस पर भी अगले कुछ दिनों में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या कदम हम उठाने वाले हैं। ये इंदिरा गांधी भवन में ये पहला बैठक था और आज से सारे प्रभारी और सारे इंचार्ज 30 लोग इसी भवन में बैठा करेंगे और आप देखते रहेंगे कि धीरे धीरे इंदिरा गांधी भवन में एक जो नई कांग्रेस उभर कर आएगी, नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो अभी सर एक सवाल ये है कि खड़गे एक मिनट नहीं क्यों, क्या हो गया? अच्छा मैं दोबारा दूंगा।
आज 11:30 सबका कैमरा ठीक है ऑन है इंग्लिश में टुडे मैं हिंदी में बोलूंगा यार हिंदी में भी बोलूंगा Today we had a 7-hour meeting of all general secretaries and in charges. It was chaired by the Congress President, Shri Mallikarjun Kharge ji, Shri Rahul Gandhi ji and all other general secretaries and in charges. 30 in all were present. It was a marathon 7-hour session. The first official meeting of all AICC office bearers in this new building, Indira Gandhi Bhavan. And from today, all general secretaries and in charges will be operating from here. A large number of issues were discussed. A follow-up to the Belgavi Navasatyagraha Baithak resolution. We have already had the Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan rally in Mau. And very soon, as promised in Belgavi, we will be launching in every state, in every district, in every block, the Samvidhan Bachao Rashtriya Yatra, in which national leaders will take place. This is a different type of a yatra from Bharat Jodo Yatra and Bharat Jodo Nyaya Yatra. This will be a relay yatra in which national leaders will take place, will participate in different states. We also discussed current political issues. We discussed the manner in which the Election Commission has been systematically emasculated, weakened, its powers taken away, and the manner in which the Election Commission has refused to share complete information on the electoral rolls with political parties in a form that can be analyzed systematically. There is great fear, there is great suspicion, and we have clear evidence that in state after state, lakhs and lakhs of voters are bogus voters. Many names, genuine names, have been deleted. Lakhs of bogus names have been added. This was true in Haryana, it was certainly true in Maharashtra, it is true in Delhi. This is the grave threat to Indian democracy, and we had a long discussion on this. We also had a discussion on the strengthening of the DCCs, the District Congress Committees, about 800 of them, and what steps needed to be taken to make the DCCs the real hub of a new Congress, a revitalized Congress, a rejuvenated Congress. And on this issue, we will be announcing further measures, further steps that the party will take. So it was a long marathon meeting of 7 hours. Many issues were discussed state-wise. Political issues were discussed, economic issues were discussed. And I think this will set the stage. We will be meeting very regularly from now on in this new building. And we have already announced that 2025 is the year of organization reform. We had announced in Belgavi Sangathan Srijan Karyakram that will continue. In addition, the Samvidhan Bachao Rashtriya Yatra will be launched. Finally, in the first fortnight of April, the next AICC session will be held in Gujarat, and preparations for that have already begun. Thank you. Sir, was there a discussion on how you will take forward the concerns about election commission? Well, today, as you know, the hearing in the Supreme Court got adjourned at the request of the Union government. We will continue to take whatever steps we can take. Right now, the most important step we have taken is this case that is pending in the Supreme Court. We will, of course, keep arguing in the Supreme Court. That will continue. It's a fundamental issue which our leaders, Rahul Gandhi ji has raised in the Lok Sabha, our Congress President, the leader of the opposition in the Rajya Sabha has raised, and there is no way that we are going to weaken or dilute our stand. We believe that the gravest threat to Indian democracy now comes from the manner of the functioning of the Election Commission and the manner in which the Election Commission has been simply taken over by the Prime Minister and the Union Home Minister. We will be, all other parties are with us.
There are no differences of opinion with our allies, our India allies. All parties are with us. And we will, in the days to come, when Parliament convenes on the 10th of March, we will have a collective, we already have a collective position, but this is an issue which cannot be allowed to simply fade away. I think this is a fundamental issue. It is the responsibility of the Election Commission to provide the electoral roll to the political party. The Election Commission has been taking the position that it is the job of the political party. But on the contrary, the fundamental duty of the Election Commission to provide the electoral roll in a format, in an Excel format, for example, that makes the analysis of the electoral roll possible. Sir, any date has been finalized for this yatra, Samvidhan Bachao Yatra? The Samvidhan Bachao, Rashtriya Yatra will begin. I suspect, I hope that in the next couple of weeks, certainly before the AICC session, we will begin. But as I said, this is not one grand point-to-point yatra like the Bharat Jodo Yatra. This is a relay yatra. It will take place in every block of the country, in every district of the country, in every state of the country, and national leaders will participate in this yatra at different points of time. Some left leaders is asking that why there is no India bloc meeting after LS. Well, I'll have to check with the Congress President and Mallikarjun Kharge ji on that. We have had coordination meetings of the India group when Parliament was on, but I think now people are busy with the standing committees and demands for grants and so on. But I'm sure when Parliament convenes on the 10th of March, the India group parties, parties will also meet. Sir, you said day-long deliberation. Several issues were raised, including strengthening of the party organization and several other issues like the election commission. So, has any strategy been chalked out today during the deliberation? Yes, we have had a long discussion. We will continue these meetings tomorrow, day after. We want to function according to certain timelines. We have clearly announced that 2025 will be the year of organizational reform. You will see a new, rejuvenated, reorganized, reformed Congress at the end of this exercise. The process of restructuring has already begun in the AICC. Major changes have been announced in the last few days, but I'm sure that in the coming weeks you will see these changes visible in the state and district levels as well. I think the most important point on the organization today was the emphasis that was placed on on empowering the DCCs. हम DCCs को और कैसे सशक्त बनाएं, उसी पर ज़्यादा चर्चा हुई. Accountability क्या हो, जिम्मेदारियां क्या हो, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती हैं, उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है, उनको और कैसे अधिकार दिए जा सकते हैं. DCCs को और मजबूत बनाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक हमने चर्चा किया. Sir, you said that AICC next session will be held in Gujarat. Is there a particular thought behind it? Sorry? You said that AICC next session will be That was decided in Belgavi itself. It was decided. It was decided in Belgavi itself that we will have this AICC session in Gujarat. I think the message is very clear that the Congress will fight, and will fight in the home yard of the Home Minister and the Prime Minister. We are not going to shirk from our political duties and our political responsibilities, and we will take the battle of democracy to the place where democracy has been throttled. Sir, you said that there will be certain changes in the organization as well. One person, one post will be implemented because this demand has been raised in Karnataka specifically. Mr. G. Parmeshwara is once again raising this demand that there should be a change in the PCC president post. How do you, Well, we had no discussion on the one person, one post today, but it's a principle that was decided at Raipur when the AICC plenary was held. We are still sticking to that, but there's been no final decision. As far as possible, if you remember, the resolution says, as far as possible, one nation, one post, one person, one post. Okay? कहाँ